हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। कल तक क्या किया था हमने? एवरेज ड्यू डेट। अभी भी हमारा एक डाउट क्या है, आज सोल्व कर देंगे हम उसको, कि एवरेज ड्यू डेट बाद में पता लगती है और ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका होता है। चलो सबसे पहले इसी को डिस्कस कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ, मान लो ये 3 ट्रांजेक्शन है, 15/5, फटाफट से करो, 1000, 2000, 3000। एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं, फटाफट से मेरे साथ साथ ही कर दो। चलो तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ और मैं मैच करना। बेस डेट में क्या लूँगा, मैं अपना बोलता जा रहा हूँ। बेस डेट में लूँगा 15/5, तो 15/5 से 26 तक कितने डेज होंगे? 16 + 20, 36। देन 36 + 10 + 31 कितने हो गए? 97। कैलकुलेटर लाए हो? खरीद लिया आपने सबने कैलकुलेटर? 36 × 2 70। अब ये 291। ये 87 आता है क्या? ये तो 77 है, 87 नहीं। बताओ 3000, 231, ये 6000, ये आ रहा है क्या? ये गलत है। 15/5 + 3,03,000 डिवाइड बाय 6000, 51 कर दूँ? 51 डेज अप्रोक्स। मई के कितने दिन रह गए? 16 और जून के 30, तो 46 ऑब्जर्व हो गए। कितने अभी भी रह गए? 5 डेज। ये 51 जोड़ने हैं, 16 यहाँ गए, 30 यहाँ गए, तो यहाँ तक कितने हो गए? 46। अभी भी कितने रह गए? 5। तो 5 जुलाई। सीधा इसके आगे सीधा क्या लिख दोगे? 5 जुलाई। अब ये हमेशा किससे पहले आएगी? लास्ट वाले से तो पहले ही आएगी। लास्ट वाले से तो क्या आएगी? पहले। अब बताओ, मैं 15 क्या मैं पेमेंट कर सकता हूँ क्या 5 जुलाई को? कैसे? मैंने ट्रांजेक्शन यहाँ किया, मैंने पहला ट्रांजेक्शन ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अब 31/7 के बाद मुझे क्या पता लगता है? आई वॉज सपोज टू पे ऑन 5 जुलाई ओनली। तो मैं कैसे पेमेंट करूँ बैक डेट से? मुझे पेमेंट करनी कब चाहिए थी? 5 जुलाई को। और मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? एटलीस्ट 31 जुलाई तो मैं पहुँच ही गया हूँ। मैं बताओ कैसे करेंगे? एक ऑप्शन है विद इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा देखो, जब आपको पता होता है ना मेरे ये ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, तब एवरेज ड्यू डेट की डेट पर ही पेमेंट हो सकती है, अदरवाइज विद इंटरेस्ट। सर अब पता होता है क्या? आप मुझे ये बताओ, जब आपने 12th के एग्ज़ाम दिए थे तो आप प्लानिंग करते थे या नहीं, कि इतने दिन में मैं ये चैप्टर कर लूँगा या ये सब्जेक्ट कर लूँगा या ये कर लूँगा, इस टाइप से करते थे या नहीं? तो बड़े जितने भी बिजनेस है, पहले तो आप ये मत समझना कि हम दुकानदारों के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जो सीए बन रहा है वो आगे कॉर्पोरेट्स में जाएगा। बड़े जितने भी चल रहे हैं वो प्लानिंग से ही चलते हैं। अंबानी जब जियो लॉन्च करता है तब बताता है कि 2020 तक हमारे मतलब 40% या 50% सब्सक्राइबर हमारे होंगे, और ऐसे हवा में बोल जाता है। फिर चलो हो गए नहीं हुए, बाद में क्या होता है? बेइज्जती हो जाती है। इतने बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बोल के गया और बाद में होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होती है उनके माइंड में। अब बताओ, मैं होंडा का मालिक हूँ, आज 1 जैन है। अब हम काम कर रहे हैं, बिक गए तो बिक गए, नहीं बिके तो नहीं बिके। हमारे माइंड में प्लानिंग है पहले से, जो कैसे चलता है। पिछले साल में हमने मान लो 1 लाख बाइक सेल की है, ठीक है। तो इस बार हम सबसे पहले अपनी सेल्स टीम को बुलाएंगे कि पिछले साल ही 1 लाख अचीव हुआ था, आपको कितना अचीव करना है? 1,20,000 या कुछ भी XYZ उसमें कुछ बढ़ा करके। मुझे नहीं पता 1 लाख की थी, 1 लाख से बहुत ज़्यादा बाइक सेल करते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि पिछली बार अगर 1 लाख बाइक सेल की है तो इस बार आपको कितनी सेल करनी है? 1,20,000। सेल्स के छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनको बुलाएगा मालिक? नहीं। वो किसको बुलाएगा? जो सबसे ऊपर इनका हेड है उनको बुलाएगा, जो भी इन सभी का क्या हेड है उनको बोलेगा कि आपको इतनी बाइक सेल करनी है, आप मुझे बताइए कि आपका क्या टारगेट है, आप जैन में क्या कर लेंगे। भाई ऐसे थोड़ी है साल भर छोड़ दिया, आज बोल दिया कि साल भर में 1,20,000 बाइक सेल करी है, अब फिर दिसंबर में बात करेंगे। नहीं, जैन में कितनी सेल करोगे, फेब में कितनी सेल करोगे, मार्च में कितनी सेल करोगे, ये बताओ। ताकि हम आपके इंटरनल टेस्ट क्यों होते हैं क्लासेस में, ये सीधा एग्जाम में क्यों दे दे?
सीधा ही हाफ ईयरली वगैरह और क्यों लेते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या कर सको, आप फॉलो अप कर सकें कि कहीं कोई डेविएशन है हमारे टारगेट से तो हम क्या करें, उसको ठीक करें। तो उसको बोला जाता है कि 1,20,000 को ब्रेक करके बताओ जैन में कितना कर दोगे, फेब में कितना कर दोगे, मार्च में कितना कर दोगे। अब आगे तुम अपने किसको डंडा देते रहना, जो तुमने छोटे सेल्स इंप्लॉय रखे हुए हैं कि उनको कमीशन देना है कैसे, तुम्हारा इतना बजट है, तुम्हारा इतना 1,20,000 बाइक तुम्हें सेल करनी है, तुम्हारे को इतना करोड़ का बजट है, या मतलब जितनी भी बाइक्स है अकॉर्डिंगली, इसके बाद आपको अब कैसे देना है, सेल्स करने वालों को कमीशन देना है, सैलरी पर रखने हैं, ऐड कैसे करनी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतनी बाइक क्या होनी चाहिए, सेल, प्रमोशन कैसे करना है, अमिताभ बच्चन से ऐड करवाओगे, किससे करवाओगे। अब उसके साथ मिलकर हमने एक फिगर अराइव कर लिया कि 1,50,000 है। अब उसमें भी वो बोलते हैं कि दिवाली वाले टाइम सेल क्या होगी, ज़्यादा होगी, उस समय धनतेरस वगैरह होती है तो लोग ये सब चीज़ें खरीदते हैं। तो धनतेरस समझते हो ना सभी बच्चे, तो दिवाली वाले टाइम सेल ज़्यादा होगी, तो वो बता के देता है जैन में इतनी बाइक, फेब में इतनी बाइक। अब जैन में तुम्हें बेचनी है तो हम तुम्हें रेडी तो करवा दें। मान लो बीकानेर में होंडा का प्लांट कहाँ पर है, गुड़गांव में, मानेसर में, हरियाणा में, मतलब समझ दिल्ली मानते हैं उसको, ऐसा पता ही नहीं लगता, लेकिन मानेसर नाम की जगह है, वहाँ पर ये बाइक्स बन रही है। होंडा के 2-3 प्लांट ही है, जिसमें मानेसर मैंने देखा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पर ये बाइक बनती है होंडा की। क्या आप जिस शहरों में रह रहे हो वहाँ पर बाइक बना रहे हैं क्या होंडा? वो तो सिर्फ सेल्स पॉइंट है, वो तो सिर्फ क्या है, सेल्स पॉइंट है। वो आप जिन शहरों में रह रहे हो वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है। तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को टारगेट होता है कि नवंबर में आपको क्या चाहिए। भाई बीकानेर वाले ने बोला कि नवंबर में हमें 200 बाइक चाहिए या 500 बाइक चाहिए, वो उन्होंने आइडिया लगाया कि बीकानेर में इतनी सेल होती है, ऐसे होती है, तो 500 बीकानेर में नवंबर में बिकेगी। तो नवंबर मतलब दिवाली मान लो नवंबर में, तो 500 बीकानेर में नवंबर में बिकेगी, तो वो अब सोचेंगे पिछले दिन बनाकर भेजेंगे, नहीं, उसके लिए वो शुरू से ही क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। तो पता होता है प्रोडक्शन करने वाले को। अब सेल्स वाले के साथ मिलकर हमने क्या देख लिया कि इतनी बाइक्स चाहिए, रेवेन्यू हमारा बाद में आएगा, तो अब हम किसके पास जाते हैं, फाइनेंस वाले के पास। मैं मालिक हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सबसे मीटिंग करनी है। सेल्स वाले के साथ मिलकर क्या तय कर लिया, इतनी बाइक सेल होनी चाहिए। अब सेल इतनी हो रही है तो वो कह रहा है कि आप जैन में अगर अपने अपने सेल्स पॉइंट थ्रू आउट द कंट्री पहुँचाओगे तो उसका रुपया आपके पास कब तक आएगा, सेल का मार्च तक आएगा। पहले आप वहाँ पहुँचवाओगे, फिर वो सेल होगी, फिर वो भी भेजने में रुपये लगवाएंगे। तो मैं अब किसके पास जाता हूँ, फाइनेंस ऑफिसर के पास। पहले मैं सेल्स वाले के साथ डिस्कस कर लिया, अब मैं किसके, ऐसे ही चलते हैं बिजनेस, कोई मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा अपनी कहानी बना के। फाइनेंस वाले से क्या बात करूँगा मैं कि अब मैं इतने रुपए चाहिए, क्योंकि बाइक अपनी पहले बनानी है अपने को, उसके बाद अपने को क्या है, उनको पहुंचवाना है, फिर रेवेन्यू आएगा। तो अपने को इतने इतने रुपए चाहिए, जैन में इतने चाहिए, फैब में इतने चाहिए। आप प्रिपेयर हैं, आपको जैसा सोचना है सोच लो। शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, लोन लेना है, हमारे खुद के ओरिजिनली हमारे पास कितने पहले से पड़े हुए हैं रुपये, उन सबको ध्यान में रख के फिर उसने बोला हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा। अब जैन में मैंने कर लिया ये बात, अब मैं प्रोडक्शन वाले के पास जाता हूँ। प्रोडक्शन वाले को क्या बोला जाता है कि जैन में इतनी बाइक तैयार हो जानी चाहिए। और वो कब, जैन में कौन सी बाइक तैयार होती है, जो हमें मार्च में सेल करनी होती है। समझ रहे हो ना कि मार्च में सेल्स पॉइंट तक पहुंच जानी चाहिए, बीकानेर में जहाँ जहाँ पर भी तुम पढ़ रहे हो उन सब जगह मतलब पहुंच जानी चाहिए। तो वो बंद तो एक जगह पर रही है, तो उनको बिल्कुल पहले से पता होता है कि हमें जैन में इतनी बाइक खरीदनी है, इसके लिए मुझे मान लो टायर वो जेके से खरीदता है। समझ रहे हो, बाइक बनाने वाला टायर किससे खरीदता है, जेके से। तो जेके वाले को पहले ही बोल के रखता है वो, बीच में मेरे प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाएगी अगर आप टाइम से नहीं भेजोगे। तो मुझे इतनी तारीख को इतने टायर चाहिए, इतनी तारीख को इतने टायर चाहिए, इतनी तारीख को इतने टायर चाहिए, और ये मेरी वो परचेजेज है। तो मैं वेल इन एडवांस ये बात जानता हूँ कि मुझे कब कब कितने कितने क्या है सामान खरीदना होता है। बड़े बिजनेस की बात करूँ मैं, ऐसे हवा में नहीं चलता है। रतन टाटा, अब तो चलो नैनो बंद कर दी उन्होंने, लेकिन जब उसने 1 लाख की कार बनाई थी तो क्या अचानक से लॉन्च कर दिया, उससे 5 साल पहले उसने बोला था कि मैं 1 लाख की कार बनाऊंगा। वो बताता है स्टोरी कि मैंने क्या करा। मुंबई में बाढ़ आ जाती है ना, तो वो उनमें क्या टनल मतलब सीवरेज सिस्टम वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, सब जगह यही होता है कि पानी भर जाता है। तो वो कहता है कि एक मिडिल क्लास टाइप का आदमी था, उसके साथ एक वाइफ थी, बच्चा था, और वो स्कूटर पर जा रहे थे, बड़ी दिक्कत में हो रही थी, तो मैं एक अफोर्डेबल कार बनाऊंगा। तो ऐसे हवा में बोल देगा क्या, लोगों ने न्यूज़पेपर में आई थी रतन टाटा इज गोट मैड कि 1 लाख रुपए की कार कैसे बन जाएगी वो। तो उसके माइंड में पहले से क्या होता है, प्लानिंग होती है, उसके साइंटिस्ट बता रहे होते हैं कि इस तरह से हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और बन भी जाएगी, उन्होंने देख लिया बना करके। तो उनके ऐसे थोड़ी है कि बनाओ बेचो बनाओ बेचो, ऐसे तो एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, बिकेगी कम। समझ रहे हो ना। तो वो बिल्कुल प्लानिंग से चलते हैं कि हमें अगले साल में क्या करना है। अगले साल का छोड़ो, 5-5 साल का इनके पास क्या होता है, विजन होता है। 5-5 साल का क्या होता है, विजन होता है। अंबानी कब बोलता है, जियो जब लॉन्च करता है तब वो क्या बोलते हैं कि हम इतने 3 सालों में 4 सालों में क्या कर देंगे। इंडिया के 40% सब्सक्राइबर या यूज़र्स किसके होंगे, जियो के होंगे। तो वो पहले से टारगेट होता है उनके पास। अब बनाने हैं जियो के, तो उनको हवा में बोल गया, या उसको पता है जगह जगह मुझे जियो के ऑफिस खोलने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे। तो वो सबसे उनकी बात हो रखी होती है कि हमें ये माल चाहिएगा, चाहे हमें डोंगल समझते हो क्या,
वो चाहिएगा, हमें फ़ोन चाहिएंगे या हमें सिम कार्ड चाहिए, तो उनसे पहले से बात करी रखी होती है। मैं होंडा कंपनी हूँ, चलो होंडा वाले पर ही आते हैं। मुझे मालूम है कि मुझे जैन में कितना प्रोडक्शन करना है। मैं अकॉर्डिंगली, होंडा सिर्फ बाइक असेंबल करता है, कोई भी पार्ट खुद नहीं बनाता है। टायर किसी से खरीदता है, हेडलाइट किसी से खरीदता है, और उन सबको क्या करता है, जोड़ता है। तो जिससे टायर खरीदता है उसको वो पहले से बता के रखता है कि मुझे इतनी इतनी तारीख को ये माल चाहिएगा, पहुंचवा देना, पेमेंट हो जाएगी हमारी, पेमेंट की आप टेंशन मत लेना। तो उसको पहले से ही पता है मुझे इतनी तारीख को ये चाहिए, इतने को ये चाहिए, इतने को ये चाहिए। तो इस दिन भी उसको पता है कि मुझे पेमेंट कब कर देनी चाहिए। भाई मैं तुमसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं तुमसे खरीदूंगा, बाकायदा ये क्या करते हैं, कमिट करते हैं कि हमारा बिके ना बिके। भाई टायर वाला भी तो क्या कर रहा है, तुम्हारे कहने से प्रोडक्शन बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या है, चलते किसकी वजह से, होंडा की वजह से। जैसे होंडा का एक गियर सप्लाई करने वाली छोटी सी फैक्ट्री होंडा के पास ही लगी हुई है, मानेसर में। बाइक का जो गियर होता है ना, तो वो उसको पहले से ही बोल के रखता है कि इस बार क्या कर देना। ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप थियरी में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सप्लायर मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैं होंडा हूँ, वो मुझे क्या करता है, गियर सप्लाई करता है, वो मुझ में क्यों इंटरेस्टेड है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये सब पढ़ते हो ना, क्यों इंटरेस्टेड है। मैं बंद हो गया तो वो जाएगा। उसका सोल कस्टमर कौन है, मैं हूँ। उसको बोल रखा है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी गुड्स खरीदेंगे, हमारी सेल हो या नहीं हो, हमारी कमिटमेंट है कि इतनी तारीख को इतना कर देना, तुम फैक्ट्री लगाओ, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमें पहले से पता होता है कि हमें किस किस डेट पर उसको क्या क्या पेमेंट करनी होती है। पक्का? अरे बोलो, अरे बाकी बातें छोड़ो, आपको बाइक की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पता होती क्या? कितनी जगह आपको पता होता है कि मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट्स ये है, नहीं पता होता। बाइक कोई किस्तों में खरीदता है, लैपटॉप कोई किस्तों में खरीदता है, तो उसको पता नहीं होता आगे मुझे क्या क्या देने। उनकी तो एवरेज ड्यू डेट निकाल ही सकते हो। आपने लोन ले रखा है, उसकी मैंने होम लोन ले रखा है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आती है। अब मैं कहता हूँ कि इनको एक एक की बजाय क्या कर लो, तो बहुत जगह आपको पहले से ही पता होता है क्या क्या पेमेंट करनी है, उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अदरवाइज आपने रैंडम निकाली है तो फिर आपको आपका पेमेंट कब करनी चाहिए, 5-7 को। अगर आपने रैंडमली, मतलब आपका पहले से नहीं पता था, आप जब जो जरूरत पड़ती थी तब मंगवा लेते थे। ऐसा कब होता है छोटे बिजनेस में, इसीलिए वो छोटे रह जाते हैं, क्योंकि कोई प्लानिंग तो है नहीं उनके पास। भाई आज मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, मैंने टारगेट ही नहीं बनाया कि मुझे इस साल इतना बेचना है। टारगेट नहीं बनाया तो मेरे एफर्ट्स भी नहीं हुए, मेरे एफर्ट्स ही नहीं हुए। आप बता दो, आपने कब स्कूल में टारगेट बनाते थे, इतने 10 दिनों में ये चैप्टर कर दूंगा या 15 दिनों में ये कर दूंगा, कभी पूरा हुआ आपका? कभी वो टारगेट मीट हुआ? नहीं होता मीट। लेकिन क्या होता है, उसका 80% अचीव हो जाता है। अगर वो आप बनाओगे ही नहीं ना तो क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो छोटे बिजनेस छोटे ही क्यों रह जाते हैं, उनके पास कोई विजन या टारगेट ही नहीं है। वो क्या करते हैं, बस बेच दिया, खत्म होने लगा, एक ऑर्डर दे दिया, फिर मंगा के बेच लिया। और उनके मन में हो कि मुझे इतना बेचना ही है, तो वो 10 तरह के एफर्ट्स करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, सोचेगा, कस्टमर को बोलेगा। मैं आपको आज टारगेट, मैं एक क्वेश्चन दे दूँ ना आपको, अब करो, ठीक है? आप ऐसे बिल्कुल लीनियंटली करते हो। अभी मैं बोलूँगी ये क्वेश्चन 6 मिनट में होना चाहिए, तो आपकी स्पीड ये लगोगी, आप 6 मिनट के अंदर करने की कोशिश करोगे। तो जब टारगेट होता है ना, और जितने भी बड़े एम्पायर है, ऐसे तुम्हें लगता है हवा में चल रहे हैं कि ठीक है अगली बार बेच लेंगे जो बेच लेंगे। कार वाला कार का टारगेट लेके चलता है, ये वाला सबके टारगेट लेकर चलते हैं, बाकायदा सेल्स वालों को डांटते हैं। पहले दिन तुमने ही तय किया था कि इतनी सेल हो जाएगी, तो तुमने इतनी क्यों नहीं कर पाए, बोलो। तो समय बिल्कुल पहले से बड़े बिजनेस में पता होता है कि इस बार मेरी परचेजेस क्या क्या रहने वाली है, और सामने वाले को भी क्यों एडवांस में बताना जरूरी है, क्योंकि उससे इतना बड़ा, अब ये तो मैंने अमाउंट छोटी छोटी ले ली, वो टायर खरीदता है तो करोड़ों के टायर खरीद रहे। नवंबर में जो सेल होनी है उसको पता है कि मेरे पास कब तक रेडी हो जाना चाहिए, जून जुलाई तक, ताकि उसको आगे मैं डिलीवरी चेन के थ्रू क्या करूँ, पहुंचवाना भी तो पड़ता है इनको। बनी तो मानेसर में, आप सोच नहीं सकते, जहाँ बीकानेर में बैठे हैं ना, इतनी बड़ी तो वहाँ पर क्या है, फैक्ट्री है। इतना बड़ा तो ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत बड़ी क्या है वहाँ पर, फैक्ट्री। आप समझो कि बीकानेर में आपने कहाँ देखा है, हीरो का ऑफिस देखा है तुमने बीकानेर में, रानी बाजार में, या गोगा गेट पर भी है, राजा राम धरनी, कितना बड़ा स्पेस है उसके पास। वो सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट है, और सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेलिंग पॉइंट है। वो बना तो रही ना, अब आप सोच ही नहीं सकते कि जहाँ ये बन रही है वो कितना बड़ा एरिया होगा। पूरे हिंदुस्तान में जितनी बाइक बिक रही है, वो बन तो 3-4 जगह ही रही है, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ ऐसे हवा में ही चल रहा है, क्या पता ही नहीं होगा कब क्या खरीदेंगे, नहीं, वेल इन एडवांस उनके पास क्या होती है, प्लानिंग होती है। पक्का? तो एवरेज ड्यू डेट का यूज़ है, आप ये नहीं कह सकते कि केवल इंटरेस्ट के थ्रू ही होगा। हाँ, बाकी जगह जहाँ मुझे पता नहीं था तो वहाँ पर क्या होगा। अब मेरे को मान लो कि मैंने होंडा नहीं हूँ, छोटा मोटा बिजनेस हूँ, तो अब ये पता लगा, अब आपसे मैंने माल मंगवाया, ये मंगवाया, आप मेरे पास कब आए, 15/8 को आए कि सर पेमेंट कर दो। 15/8 तो चलो 15 अगस्त हो जाएगा। 15/9 को आए कि आप मुझे क्या कर दो, पेमेंट कर दो। तो मैंने कहा ये 3 परचेजेस थी तुम्हारी, मैंने तुमसे खरीदा था, इसकी पेमेंट बनती है 6000, इसकी पेमेंट कितनी बनती है 6000। ये पेमेंट कब करूँ, जब 6000 दूँ।
57 को अगर मैं पेमेंट कर देता तो आपको मैं कितने रुपए देता? 6000। 5-7 को ही कर देता तो मैं आपको कितने रुपए देता? 6। सिंस मैं लेट कर रहा हूँ, कितना लेट कर रहा हूँ? 15 को, तो मैं इतना क्या दूंगा? इंटरेस्ट। इतना क्या दूंगा? इंटरेस्ट। वो हमारे बीच में पहले से एग्रीड होता है। जब हम पहले से तय कर लेते हैं कि पेमेंट एवरेज ड्यू डेट को नहीं होगी, या तो होंडा वाला बिजनेस है तो उसने तय ही कर लिया कि पेमेंट कब करेंगे तुम्हें? एवरेज ड्यू डेट पर, तो इंटरेस्ट का झंझट ही नहीं है। और या फिर क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट पहले से तय होगा, नहीं तो तुम आगे कहोगे चलो 50% इंटरेस्ट लग गया, ऐसे थोड़ी होगा। इंटरेस्ट हमारे बीच में पहले से एग्रीड होगा और उस रेट से इतने पीरियड का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे ऑफिस वाले, एग्जाम की बात नहीं है लेकिन सीए बनने जाना है, तुम्हें पता है कैसे आएगा इंटरेस्ट। मान लो 12% रेट, 12% पर एनम है, ठीक है। रेट कितने रुपए? 6000 रुपीज़ इंटू 12% इंटू कितने दिन हो गए? 5-7 से लेकर 15-9 तक। 7th मंथ के कितने हो गए? 8th 9th डिवाइड बाय। अब सुनना ध्यान से, हमारे ऑफिस में हमें सिखाया जाता था कब आपको 365 लिखना है, कब आपको 366 लिखना है। पेपर के लिए तो क्या लिखवाऊंगा, जब फैब कौन सी कवर हो रही हो, 29 वाली, जब तब 366, लेकिन अदरवाइज कितना लिख देना? 365। हमारे ऑफिस वाले ऐसे नहीं सिखाते थे। बताओ 365 लिखने से अमाउंट कम आएगी या ज़्यादा? किससे कम आएगी? डिवाइड जितना ज़्यादा होगा उतनी अमाउंट क्या आएगी? कम। अब ये मान लो करोड़ों की फिगर है, अब 6000 में तो क्या सोचना है, लेकिन उनके हिसाब ऐसे ही होते थे करोड़ के, तो ये करोड़ों की फिगर है। तो वो कहते थे जब तुम्हें इंटरेस्ट देने की बारी हो तब आप किससे डिवाइड करके लाना? 366। और जब इंटरेस्ट लेना हो अपने को तब किससे डिवाइड करके लाना? 365 से। कोई ध्यान नहीं करता था, कोई भी, और ऐसे ही खा जाते थे वो। भाई करोड़ों रुपए पर इंटरेस्ट एक एक दिन का भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। भाई रेट बढ़ जाए और ये करोड़ रुपए हो, तो वो हमें क्या बोलते थे? हम आर्टिकल थे, हम मतलब आर्टिकलशिप समझते हो ना। सीए में क्या होता है, आईपीसी पास होने के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट हो। तो वो हमें क्या बोलते थे, कभी भी अपना क्लाइंट जो है जिसके हम ऑडिट कर रहे हैं उसके पैसे बचवाने होते हैं हमें, तो कभी भी देना हो ना तो आप क्या करके लाना? 366 से डिवाइड करके लाना, ठीक है। क्यों 366 से डिवाइड करके लाना? क्योंकि अमाउंट कम आएगा, और लेना हो तो 365 से। कोई समझता ही नहीं था, हमेशा ऐसा किया हमने, कोई नहीं समझता था, हमेशा ऐसा किया। और कोई समझ जाता था ना तब वो क्या बोलते थे, इतने डिप्लोमेटिक थे कि ये बच्चा आर्टिकल है, इससे गलती रह गई होगी। अब मान लो कोई समझ जाता है कि एक दिन का ब्याज खा रहा है मेरा ये, तो वो क्या बोलते थे, ये बच्चा करके लाया है। एक्सेल मतलब कंप्यूटर पे वर्किंग करके लाते थे, तो बच्चा करके आया, लो सही कर देते। मतलब उनको लगे भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा मार रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप पेपर में ये लिख के आओगे? नहीं, पेपर में तो सही करना है कि कब 366 लेने हैं, जब है। लेकिन रियल लाइफ में नहीं, अपने ऊपर। अगर अपने को देना बन रहा है तो हम क्या चुनेंगे? 366। अपने को मिल रहा है तो 365। और गारंटी कहता हूँ कोई चेक नहीं करता, गारंटी कहता हूँ कोई चेक नहीं करता। सबको लगता है एक ही बात है, 366 लिख दो तो भी एक ही लगता है, 5 लिख दो तो भी एक ही। समझ रहे हो? तो ये बातें आपको, अब क्यों आर्टिकलशिप जरूरी है, समझ रहे हो ना? ये बातें अब आपको क्वेश्चन में हम थोड़ी सिखाएंगे, लेकिन मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, लेकिन ये एग्जाम की बात नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया एवरेज ड्यू डेट का यूज़ क्या है। पहला यूज़ क्या है, हमें ज़्यादातर केसेस में वेल इन एडवांस पता होता है कि मुझे कब कब क्या क्या देना है, ठीक है। किन बिजनेस में? बड़े बिजनेस में। और हम किसके लिए सीए कर रहे हैं? छोटे बिजनेस के लिए तो कर ही नहीं रहे ना। छोटे बिजनेस वाले तो सीए को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लाख रुपया महीना कौन दे देगा तुम्हें? भाई इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना, 5 साल दिन भर मेहनत करोगे तो लाख रुपया महीना तो मिलना ही चाहिए। तो अंबानी टाटा देगा, या अब नाम क्या लूँ, बीकानेर में बहुत सारे जी लगते हैं पीछे, फलाना जी ढिमकाना जी, वो देंगे। अंबानी टाटा देंगे ना, क्यों? उनके पास ही कमाई है। अरे बोलो, समझ रहे हो? तो उनके वहाँ पर ही यूज़ होता है, और वहाँ पर ही क्या कि हमें पहले से उनको पता होता है, उनका विज़न बहुत बड़ा है। अंबानी बोलता है कि मैं एजुकेशन में आऊँगा, पता है क्या आपको? नहीं पता। अंबानी ने अनाउंस किया है कि मैं एजुकेशन में आऊँगा, और जब वो एजुकेशन में आएगा तो क्या कर देगा? समर्थ बच जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। ऐसा है। ऐसा एयरटेल और वोडाफोन को भी लगता था जब वो किस में आएगा? जियो में। तो उसने उनको नहीं छोड़ा, मेरे जैसे को कहाँ छोड़ेगा? वो 500 रुपये पर आपको क्या देगा? 10 टीचर्स के क्या देगा आपको? अकाउंट्स के वीडियो देगा, जो पसंद आता है वो सुनो। उसने, और उसको पता है कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कमाई पक्का है, लोग पढ़ाएंगे तो सही, कितना भी कोरोना हो जाए तुम सीए नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे घर के एक्स्ट्रा खर्चे क्या हो सकते हैं?
भाई तुम्हारा कार लेने का प्लान था और या क्या था, बाइक लेने का प्लान था, मोबाइल लेने का प्लान था, वो डेफर हो सकता है ड्यू टू कोरोना, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हें ये थोड़ी कहेंगे एक साल पढ़ाई मत करो, रहने दो। तो उसको पता है ये ऐसी चीज़ है। मोबाइल यूएस पता है कहाँ पर है, 7G पर है, और हम कहाँ पर है, 4G पर। उसको ये पता था कि क्या होगा, 4G से 5G आएगा, 5G से, तो उसने जब जियो लॉन्च किया था तो साथ में मोबाइल भी लॉन्च किए थे। हालांकि वो उसका क्या नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। सस्ता मोबाइल भी याद हो अगर आपको, लाइफ के मोबाइल आते थे। तो उसको पता है कि जियो मोबाइल बहुत बिकने हैं, जैसे ही 5G इंडिया में आ जाएगा उसी दिन क्या होगा, आपके सारे मोबाइल क्या हो गए, ख़त्म। सभी 125 करोड़ है, मान लो 125 करोड़ में से 100 करोड़ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो सब नए लेंगे, सब नए लेंगे। और एक आदमी से 500, 200, 1000 रुपये भी बचा लिए गए तो क्या होगा, कितनी 100 करोड़ इंटू इतने की कमाई होगी। तो वो आएगा पक्का मोबाइल में भी। क्यों? क्योंकि मोबाइल में बहुत बड़ा स्कोप है। अब मैं और तुम नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, इतना बड़ा फंड्स हमारे पास नहीं है, कैपिटल नहीं, लेकिन वो पक्का पक्का आएगा मोबाइल में भी। लाइफ का लॉन्च भी किया था, अब ठीक है थोड़ा ठंड पी गया क्योंकि लोगों ने क्या नहीं किया, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वो करेगा। और एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है। और 500 रुपये मान लो आप देते हो आपका भाई, अब बताओ कितनी कमाई कर रहा है वो, कितना सस्ता डेटा हो गया। कभी आजकल मोबाइल डेटा को बंद करके छोड़ते हो गया, पुराने समय याद है तुम्हें, मोबाइल डेटा बंद करते थे और कोई फालतू के भेजता था उसको हम डाउनलोड ही नहीं करते थे कि इसको छोड़ो, इससे मतलब नहीं, सिर्फ काम वालों के हम क्या करते थे। अब ऐसा करते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं? इतना सस्ता हो गया। उस समय 1-2 GB कितने रुपए का आता था, 100 रुपये का, 50 रुपये का। और अब क्या है, तो इतना सस्ता एजुकेशन हो जाएगी तो भी उसको कमाई कैसे है बताओ। तुम्हारा कितने का रिचार्ज होता है? 500 का। ऐसे मंथली मानो तो 150 रुपये का आ गया लगभग, 3 महीने का होता है ना 500 का। तो ऐसे ही पहले तुम्हारी मम्मी फ़ोन चलाती थी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। अब व्हाट्सएप के इतने ज़्यादा, व्हाट्सएप और उनके इतने सारे उन्होंने यूज़र बढ़ा दिए, 150 4 फ़ोन में तुम्हारे घर में से 4 रिचार्ज होते हैं 150 के, तो 600 रुपये हर घर वाला दे रहा है, कितने हैं। तो एजुकेशन वो सस्ती कर देगा, लेकिन उसके क्या हो जाएगा, फ़ायदा। क्यों? क्योंकि हर घर में एजुकेशन होगी, तो थोड़े टाइम में तुम्हें हमारी सेवाएं मिलने वाली। ठीक, अब सुनो, समझ रहे हो ना कि उनके विज़न ही अलग होते हैं। और मैं सोचूं कि मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा किसको भी लगा था, एयरटेल और वोडाफोन को भी लगा था कि हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक, एयरसेल गया, आइडिया और वोडाफोन मिलकर भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, जाने को है। और रिलायंस, जो छोटे भाई वाला रिलायंस था, ये तो किसका है, मुकेश अंबानी का। अनिल अंबानी लेड रिलायंस बंद होने को हो गया, कितने सारे बंद हो गए, MTS बंद हो गए। तो इनके पास बहुत बड़े विजन होते हैं और इनको पता होता है कि अगले साल क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोरोना में 5 बार उसने क्या कर लिया, पैसा रेज कर लिया। इसी पता है क्या तुम्हें, 2-3 इसी के दौरान। एक बार तो फेसबुक वाले से मिला है, ये तो पक्का सुना होगा तुमने, मार्क जकरबर्ग ने जियो में 9 पता नहीं 9 पॉइंट कुछ % शेयर खरीदा है, नहीं पता तुम्हें। और ऐसे पता नहीं कितने ही लोगों को उसने बेच लिया। तो उसके बाद सब विज़न है कि कैसे आगे जाने, कैसे। ठीक है, तो हर बिजनेस कैसे चलता है आपके, आप बताओ। मैं आपको आज टारगेट दे दूं ना, कल ये करके लाने, मुझे पता है कि बच्चे पूरा नहीं कर पाते। मैं बच्चों को 7-7 दिनों का क्या बना के दे देता हूँ शेड्यूल, कि अगले 7 दिनों में यह होना चाहिए। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, कभी भी पूरा नहीं हुआ होता। मैं चाहे कितना भी लीनियंट बना दूँ तो भी पूरा नहीं होता। कितना भी लीनियंट मतलब आराम से अचीवेबल हो, लेकिन उस भरोसे वो कितना कर लेते हैं, कुछ तो कर लेते हैं ना, नहीं तो। और अब आपको खुला छोड़ दिया जाए, अब आपको वीडियो आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो बैठे हो। लेकिन आपके पास टारगेट होता कि मुझे क्या करना है, जून में क्या करना है, मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा करना है जून के अंदर ही। मेरे वीडियो से पहले आज तक यूट्यूब पे कोई वीडियो ही नहीं है, ये पहला वीडियो आएगा बस है। सारी क्लासेस पढ़ी है, आपको ज़रूरत ही नहीं। तो आपका अगर टारगेट होता कि मुझे जून में क्या करना है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए का पूरा करना है, तो आप आराम से कर लेते। और आपके पास टारगेट नहीं है तो फिर क्या है, मजे करो। तो ऐसे नहीं होता। जीवन कैसे जिया जाता है, टारगेट से, प्लानिंग से, विजन से। और बड़े बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, तो उनको पता होता है पहले क्या डेट, और नहीं भी पता या नहीं की उस दिन पेमेंट, पता थी तो भी नहीं की, तो क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट लगा के। और इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, डिवाइड में क्या करते हैं, 365 या 66, समझ रहे हो ना। अब तुम भी ऐसी गोलियां दोगे आगे से। हाँ, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, फैब कौन सी आ रही है, 29 वाली, तो 366 अदरवाइज। ठीक, अब हमें 2 वे प्रॉब्लम्स करनी है। 2 वे प्रॉब्लम, चलो एक बार यही करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट पीरियड दिया जाता है। क्रेडिट पीरियड का मतलब आप हमसे आज खरीद लो, 10 दिन तक हम आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 10th डे पर पेमेंट कर देना। जैसे आप कोचिंग और में भी पढ़ते हो तो एक डेमो दिया जाता है आपको, ठीक है, कि आप 15 दिन 20 दिन बाद क्या कर देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा देना।
समझ रहे हो? अब हर आदमी क्या है, आज मैं होलसेलर हूँ बहुत बड़ा और आप लोग क्या हो, रिटेलर हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर आएगा, हम माल पहुँचवा देंगे, पेमेंट 7 दिनों में पहुँचवा देना, हाथों हाथ जरूरी नहीं है। तो हम कितना क्रेडिट पीरियड देते हैं? 7 डेज़ का। हम कितना क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं? 7 डेज़। तो 7 डेज़ का जब मैं आपको क्रेडिट पीरियड दे रहा हूँ तो आप क्या करो, 7 दिन तक मैं आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगूंगा। मैं इंटरेस्ट कब से मांगना स्टार्ट करूँगा? 8th डे से। तो आपको उस केस में क्या होगा, ड्यू डेट खुद निकालनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा एक बढ़ जाएगा, जैसे मैं बोलता हूँ ट्रांजेक्शन डेट कितने की, ट्रांजेक्शन डेट आई 14/5/4/12/5 और मैं कहता हूँ कि हम 7 डेज़ का क्या देते हैं? क्रेडिट पीरियड। हम 7 डेज़ का क्या देते हैं? क्रेडिट पीरियड। और अमाउंट जो भी है मान लो 8, 12, 15, तो 7 डेज़ का क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो 1/4 से 7 डेज़ ऐड करोगे तो ड्यू डेट क्या आएगी? 8/4। 5/4 में 7 डेज़ ऐड करोगे तो 12/5 में करोगे तो 19। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, इसमें से मैं बेस डेट लूँगा, अर्लीस्ट और ये पूरा कर। तो कई बार आपको वो क्या नहीं देगा, ड्यू डेट नहीं देगा, वो आपसे कंप्यूट करवाएगा। वो आपसे क्या करवाएगा कि कहेगा हम इतना इतना क्रेडिट पीरियड देते हैं, ट्रांजेक्शन डेट ये है। तो आपको एक स्टेप फर्दर करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन डेट, ड्यू डेट, अमाउंट तो होगी और ये पक्का। अगर एवरेज ड्यू डेट ट्रांजैक्शन डेट से 7 डे मतलब ट्रांजैक्शन डेट से हमने एवरेज एक बार उसको बंद कर दो। हाँ